जय हिंद दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 11 पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेस थ्योरम। पिछली क्लास में आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम्स पढ़ी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से जुड़ा हुआ ही ये एक कॉन्सेप्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक्चुअली एक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम कुछ स्पेशल केसेस में प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। जिन स्पेशल केसेस में हम इस फार्मूले की मदद से प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले हमें उन सिचुएशन को, केसेस को समझ लेना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन मिले तो हम क्वेश्चन देखकर ये पहचान जाएं कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखेंगे, फिर फार्मूला देखेंगे और फिर हम बेस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। आज की इस क्लास में मैं बेस थ्योरम के प्रूफ तक ही रखूँगा और उस थ्योरम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 12 में करवाऊँगा। 12 नंबर लेक्चर में केवल बेस थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे। आज की क्लास में बेस थ्योरम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन। बेस थ्योरम को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास कोई एक इवेंट है जिसे हम बी कह सकते हैं, ये अकर हो चुकी है और हम ये जानते हैं कि ये इवेंट बी अकर किससे हो सकती है। उसके लिए हमने कुछ इवेंट्स को डिफाइन किया, जैसे कि हमारे पास इवेंट थी A1, A2, AN। इन ए इवेंट्स में से किसी से भी ये इवेंट बी अकर हो सकती है। पहले आप थ्योरेटिकली समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इन एन इवेंट्स में से किसी से भी यह इवेंट बी अकर हो सकती है। कंडीशन ये है कि ये इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनमें से अगर A1 होगी तो बाकी सारी नहीं होंगी। तो जब B इनमें से किसी एक से अकर करेगी तो B भी इनके साथ इंटरसेक्ट होने के बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी, यानी B अगर किसी एक से हो गई तो वो दूसरे से नहीं होगी। और फिर हमको करना क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन में हम ये जानना चाहते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इवेंट बी अकर हुई है ये इनमें से किसी केथ इवेंट, केथ मतलब या तो पहली या तो दूसरी या फिर एनथ, किसी एक से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। फिर से समझेंगे। एक इवेंट बी है जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है, वो इनमें से किसी एक इवेंट से ही हो सकती है। अब हमको जानना ये है कि ये बी किससे हुई है और उसकी प्रायिकता क्या है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के डिवाइडेड बाई समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई। ये बेस थ्योरम का फार्मूला है। अब हम सिचुएशंस देखेंगे जहाँ पे हम बेस थ्योरम के इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और सवालों को अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 में हमने एक फैक्ट्री ली है और इस फैक्ट्री में कई मशीनें हैं। मशीनों का नाम हम दे देते हैं M1, M2। सपोज कर लो 3 मशीनें ही हैं, M3। हमने कहा ये मशीनें किसी एक प्रोडक्ट को बनाती हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको ये मशीनें बना रही हैं। इसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट यहाँ हैं, यहाँ हैं और यहाँ हैं। एक आदमी आता है, उसको ये नहीं पता होता है कि ये किस किस मशीन का प्रोडक्ट है। वो रैंडमली यहाँ से एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लेता है। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद वो पाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। तो जब उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला, अब वो ये जानना चाहे कि इस डिफेक्टिव प्रोडक्ट के मशीन 1 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, या मशीन 2 से या फिर मशीन 3 से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट उसको डिफेक्टिव मिला, इसको हम कहेंगे इवेंट बी, जो पहले ही हम बता चुके हैं इधर कि अकर हो चुकी है। और ये जो मशीन्स हैं M1, M2, M3, इनको हम कहेंगे A1, A2, AN। N का मतलब पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर 3 है। ओके, तो सिचुएशन आपको समझ में आई। एक सिचुएशन और देखेंगे। इस सिचुएशन में हमारे पास 3 कॉइन हैं। सपोज करो इन 3 कॉइन्स को हमने अपने जेब में रखा हुआ है।
जेब में रखने के बाद हमने हाथ डाला जेब में और एक कॉइन को रैंडमली चूज कर लिया। इस कॉइन को रैंडमली चूज करने के बाद हमने इसको टॉस किया। टॉस करने के बाद हमको हेड मिल गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये हेड पहले कॉइन से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर दूसरे कॉइन से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, या फिर तीसरे कॉइन से। यानी कि इवेंट बी अकर हो चुकी है, हेड हमको मिल चुका है। फिर हम जानना चाहते हैं कि ये किस सिक्के से हुआ होगा और उसकी प्रायिकता क्या है। एक और सिचुएशन देखते हैं। सपोज कर लो एक कॉलेज है, उस कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं अलग अलग शहरों से। मान लेते हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है और इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीतापुर के बच्चे पढ़ने आए हैं, इलाहाबाद के बच्चे पढ़ने आए हैं और बनारस। बस तीन ही लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमको समझाना है आपको। 3 शहरों से बच्चे पढ़ने आए हैं और इन बच्चों का अलग अलग परसेंटेज है टाई पहनने का। सीतापुर के बच्चे 80% टाई पहनते हैं, इलाहाबाद के बच्चे 90% टाई पहनते हैं, बनारस के बच्चे 85% टाई पहनते हैं। अब हमने क्या किया, इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए हुए बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, किसी एक को, और हमने देखा कि उसने टाई पहन रखी है, ही वेयर टाई। अब टाई पहन रखने वाली इवेंट हमको मिल गई कि उसने टाई पहन रखी है, हम इसको कहेंगे बी। अब हम जानना चाहते हैं कि ये लड़का किस शहर का होगा और उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन शहरों को हम नाम देंगे A1, A2, A3 डॉट डॉट। अगर और होते तो हम और आगे बढ़ते। और हम जानना चाहेंगे कि ये बी जो टाई पहनने वाली घटना हो चुकी है, ये इनमें से किस शहर से हुई है और उसके होने की प्रायिकता क्या है। बेस थ्योरम आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। बेसिकली बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक इवेंट हो गई है और वो कुछ इवेंट्स के थ्रू ही हो सकती है। अब वो जिनसे हो सकती है उनमें से किसी एक से होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी समझेंगे। ये फार्मूला है और फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो वेन डायग्राम में, अच्छा हमने भी बोला था ना इवेंट्स A1, A2, A3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर कोई एक नट बोल्ट, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो अगर कोई एक नट बोल्ट मशीन M1 का है तो वो M2 और M3 से नहीं हो सकता, क्योंकि एक नट बोल्ट या एक प्रोडक्ट जब एक मशीन बना रही है तो उसको दूसरे और तीसरे से क्या लेना देना। इट मीन्स दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक से होगा तो दूसरे से नहीं होगा। हेड अगर इस कॉइन से आया है तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर लड़का सीतापुर का निकला तो इलाहाबाद बनारस कैंसिल, यानी एक का होने पर दूसरे नहीं हो पाएंगे। तो आपस में इवेंट्स A1, A2, A3 कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम इस वेन डायग्राम में एक फिगर बनाएंगे जो हमारी मदद करेगा प्रूफ को करने में। एक इवेंट A1 हमने बना ली, एक इवेंट A2 बना ली, इसी तरीके से एक इवेंट A3 बना ली और डॉट 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 डॉट, फिर हमने लास्ट में एक इवेंट यहाँ पर बना ली AN। हमने इवेंट बी बनाई, बी A1 से भी हो सकती है, A2 से भी हो सकती है, A3 से भी हो सकती है और AN से भी हो सकती है। A1 से होगी वो ये दिखा रहा है, A2 से होगी ये दिख रहा है, A3 से होगी ये दिख रहा है, और आगे भी इसी तरीके से वो A1, A2, AN किसी से भी हो सकती है। इस पूरे को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के टर्म में इनमें से सैंपल स्पेस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। हम कैसे इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे। इस इवेंट का नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी। ओके, तो प्रूफ में आपको जो फार्मूला प्रूफ करना है उसी को लेकर हम चलेंगे। हमको ये फार्मूला प्रूफ करना है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ए के गिवन बी को लिखना चाहें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से, जो हमने आपको पिछली ही क्लास में पढ़ाई है, तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे। हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए के इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी। जो गिवन कंडीशन होती थी उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। सपोज कर लो अगर हमको यहाँ पर बी गिवन ए के दिया होता तो हम क्या लिखते, हम इसको लिखते प्रोबेबिलिटी ए के इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। इन दोनों से अगर हम ए के इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालें तो क्या निकल कर आएगी ज़रा देखते हैं। या हम बात करें इसकी, यहाँ से अगर हम प्रोबेबिलिटी ए के इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी। इस इवेंट को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं
आएगा प्रोबेबिलिटी ए के इंटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए के। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है। हम किसी इन दोनों में से एक इवेंट को बाहर रखते हैं और उसी को कंडीशन में लगाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ भी किया था। इस वाले को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 को 1 में यूज कर लेंगे, यानी हमको जो ए के इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिली है वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। चलिए यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद आपको ए के गिवन बी की वैल्यू क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए के डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी। इक्वेशन 2 में जो इंटरसेक्शन की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये एक नई इक्वेशन बन गई जिससे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब अगर आप अपने टोटल फार्मूले को देखें जो कि यहाँ लिखा हुआ है और आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो आपका जो न्यूमरेटर है वो आ चुका है, प्रूफ में आधा हिस्सा लगभग हो चुका है। अब नीचे जो प्रोबेबिलिटी बी है वो इसके बराबर कैसे आएगा, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको वेन डायग्राम की मदद लेनी है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम अपने इवेंट एस को लिखेंगे। इवेंट एस को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस इन्हीं n इवेंट से मिलकर बना है। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो उसमें जितनी मशीनें हैं वही तो प्रोडक्ट बनाएंगी। अगर हम कॉइन वाले केस की बात करें तो जेब में जितने कॉइन है उन्हीं से तो हेड आएगा, यानी वो 3 कॉइन ही पूरे सैंपल स्पेस हैं। अगर हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो जहाँ जहाँ से बच्चे आए हैं वो सारे शहर मिलकर एक सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो ये A1 A2 AN उन्हीं इवेंट्स को डिफाइन कर रही हैं। इनको कंबाइन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम S के साथ B का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं। B हमारी ये इवेंट है और S का मतलब पूरा, तो हमको मिलेगा B। अब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी S इंटरसेक्शन B। S की वैल्यू हम ऊपर वाले से यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो S की वैल्यू यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन डॉट डॉट AN। ओके, और साथ में इंटरसेक्शन B अपनी जगह पर है, केवल S की वैल्यू पुट की गई है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन आ गए। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि अगर 2 + 3 है और इनटू में 5 है तो इसका मतलब होता है 2 × 5 + 3 × 5, यानी 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली सेट थ्योरी में यूनियन प्लस की तरह रोल करता है और इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरह, और इस नियम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी गुणन का वितरण नियम। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, B हर एक इवेंट के साथ अलग अलग हट जाएगा। कैसे हटेगा जरा देखते हैं। तो A1 इंटरसेक्शन B ये हो गया और यूनियन अपनी जगह पे रहेगा, A2 इंटरसेक्शन B, यानी B सब में मल्टीप्लाई होगा और फिर सब जुड़ेंगे भी। तो लास्ट में B किससे मल्टीप्लाई हो गया, AN से। अब चूंकि हमको A1 A2 AN इंडिपेंडेंट दी हुई थी तो इनका जो B से इंटरसेक्शन है वो भी आपस में हमने इंडिपेंडेंट बोला, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दी हुई थी। तो जब A1 A2 AN आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनका जो B के साथ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला एरिया जो हमने यहाँ पर वेन डायग्राम में बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एरिया ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या होती है, इफ 2 इवेंट्स A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर यूनियन इन द टर्म ऑफ देयर सम। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम अप्लाई कर देते हैं जो कि पहले से थी। अब अगर इन यूनियंस को देखें तो यूनियन किस में ब्रेक हो जाएंगे, प्लस में। तो हम इसको लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन B
प्लस प्रोबेबिलिटी A2 इंटरसेक्शन B प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटरसेक्शन B। हम यूज़ करेंगे थ्योरम नंबर 2। यहाँ पर जो इक्वेशन 2 आई है इसका यूज़ करेंगे। इक्वेशन 2 में किसी भी इवेंट के B से इंटरसेक्ट होने को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सपोज AK की जगह पे अगर A1 होता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन A1, यानी कि हम मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन A2, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको लास्ट इवेंट क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी B गिवन AN। अगर हम इन इवेंट्स को आपस में कंबाइन करके जोड़ के लिखें तो हम लिखेंगे समेसन I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। ये किसकी वैल्यू आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू। समेसन सब लोग समझ गए होंगे। समेसन में कुछ नहीं है, इवेंट्स में 1 फिर 2, तो इनकी जगह पे I रख दिया गया है और I की वैल्यू बता भी दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, और समेसन का मतलब कि हमको इनको जोड़ना है I की वैल्यू पुट करने के साथ साथ। प्रोबेबिलिटी B की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करें, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। यूजिंग 4 in 3, यूजिंग इक्वेशन 4 in 3, बेस थ्योरम आपके पेपर में यूनिट में आती है विद क्वेश्चन। एक थ्योरम का प्रूफ भी करना रहेगा और आपको, और साथ में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ दिया जाएगा एग्जाम में। तो आप इसका प्रूफ तैयार कर लें। क्वेश्चन की क्लास अगले में होगी और अगले में मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ AK गिवन B इज इक्वल टू probability of AK into probability of B given AK divided by summation I going from 1 to n probability of AI into probability of B given AI। ये आपका हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई है और अब इस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे इनके क्वेश्चंस। बेस थ्योरम आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके BSc के एग्ज़ाम के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है। कोई भी एग्ज़ाम उठाएंगे जिसमें स्टैटिस्टिक्स पूछी जा रही है तो बेस थ्योरम भी पूछी जाएगी, चाहे वो ISS का पेपर हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वाला पेपर हो जिसका नाम DSIM है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, चाहे वो नेट का पेपर हो। नेट के पेपर में भी CSIR वाले में जैम का इसका बेस का क्वेश्चन रहेगा। IIT जैम का पेपर जो कि MSc में एडमिशन पाने के लिए होता है, IITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में एडमिशन पाना है आपको, तो आपको IIT जैम देना होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। इसमें भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो अगर बेस थ्योरम को आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो ये पोर्शन आपका अच्छा रहेगा और हमेशा आप बेस थ्योरम के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जय हिंद, थैंक यू।